नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवराज क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको जानेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन हम लोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन हम लोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 न्यूटन को हम लोग डाइन में कैसे परिवर्तित करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इन सब टॉपिक को और अपने नॉलेज को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक है। फिर अगला देखने वाले हैं कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलना। फिर हम लोग सीखेंगे चौथा, 1 जूल को अर्ग में बदलना। ठीक है। यानी कि ये 4 टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो देखिएगा, पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन हम लोग कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं कि गति के तीनों समीकरण पहले होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। तो गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं भाई मेरे? गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं? 3 समीकरण देखिएगा, जरा ध्यान से देखना। पहला है, क्या है मेरे भाई? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक। और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा समीकरण हमारा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले देख लेते हैं कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है और s क्या है। जहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ v हमारा है अंतिम वेग। क्या है मेरे भाई? अंतिम वेग है। और u का है हमारा प्रारंभिक, क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक, क्या है मेरे भाई? प्रारंभिक वेग है। और t हमारा जो है समय है। क्या है? समय है। और s क्या है? s हमारी दूरी है। और a क्या है? हमारा त्वरण है। ठीक है। इतना सब तो बहुत आसान तरीके से सीख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक कि ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। ठीक है। देखो, पहला टॉपिक ये है कि हमारा पहला टॉपिक लेते हैं ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ग्राफ ड्रा करिए, इसको ऐसे करिए। ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ ड्रा कर लीजिए आप लोग। ठीक है। ड्रॉ कर लिया आप लोग ग्राफ। ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई? ये नामकरण कर लेते हैं। ये 0,0 कर लेते हैं। इसका नामकरण हम लोग क्या कर देते हैं? इसका नाम हम ओ रख देते हैं। और यहाँ पे ए रख देता हूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और ये ई है।
ठीक है भाई। तो देखो क्या है कि ये जो हमारी दूरी है ना, ये t है, टाइम है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारा u है। क्या है मेरे भाई? u है। और ये जो टोटल दूरी है हमारा, ये v है, ठीक है। तो ये भी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी भाई मेरे? t हो जाएगी। और ये दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये हमारी है, कितना दूरी है? ये वाली दूरी है हमारी 80। क्या है मेरे भाई? 80 दूरी है। तो इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। किससे? हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि 10 के फॉर्मूले से ये हो जाएगा ना, इतना हो गया। ये हाफ 80 स्क्वायर है। अब ये तो आपने ग्राफ देख लिया, ठीक है ना। ये हमारा स्लोप है। क्या होता है? ये हमारा स्लोप है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? समय वेग संबंध से निकालते हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन। क्या? गति के प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण का निगमन हम लोग इसी ग्राफ में करते हैं। क्या करते हैं कि त्वरण से हम लोग करते हैं। किससे करते हैं मेरे भाई? ढाल, सरल रेखा AC ढाल है। क्या है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है भाई मेरे? वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय हो जाते हैं, ठीक है ना। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो समय परिवर्तन कहाँ से हो रहा है मेरे भाई? BC। क्या है? BC। ये समय में परिवर्तन हो रहा है BC अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई? AB। BC अपॉन AB। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। अब BC को कैसे निकालेंगे? BC को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? ध्यान से सुनना। DC माइनस, इसमें क्या करेंगे? DC माइनस अगर BD कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा BC, ठीक है ना। और AB को हम रहने देंगे, ठीक है। AB इक्वल टू क्या कर लेते हैं? AB इक्वल टू हम OD भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई? AB इक्वल टू क्या है? OD, ठीक। अब देखो कि A इक्वल टू, अब यही वाली वैल्यू DC इक्वल टू कितनी है मेरे भाई? V है। V माइनस U अपॉन क्या है? T। तो यहाँ पे देखोगे T को इधर भेज दो तो AT इक्वल टू V माइनस U हो गया, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा? U प्लस AT। यहाँ से हमारा गति का प्रथम समीकरण निकाल के प्रूव हो गया, ठीक है ना। देखो HP यानी कि गति का प्रथम समीकरण निकाल लिए। अब द्वितीय समीकरण कैसे निकालते हो? गति का द्वितीय समीकरण कैसे निकालते हो, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसे नोट डाउन करो। अब यहाँ पे देखना कि गति का द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है ना। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हम लोग कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। तो S अगर निकालेंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखना, OACBD। क्या है? OACBD का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा ये टोटल S निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे भाई मेरे? जरा ध्यान से सुनना। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो आयत है और एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OABD का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो ये क्या होता है? लेंथ इनटू बेस, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। और लंबाई कितना है मेरे भाई? ध्यान से सुनना कि ये AB गुना कितना हो जाएगा? OA, ठीक है। अब इधर प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा हाफ आधार गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई मेरे? BC, ठीक है ना। आधार गुना ऊंचाई।
इतना समझ गए, BC। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रख लेते हैं। AB इक्वल टू कितना है मेरे भाई, T है, AB इक्वल टू T और OA इक्वल टू U है, प्लस हाफ AB कितना है मेरे भाई, T है, और BC कितना है, 80 है। BC कितना है, 80। तो यहाँ पे देखते हैं UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ये भी समीकरण प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे HP हैंड प्रूफ, यानी कि गति का हमारा दूसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा समीकरण देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा गति के तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं, तृतीय समीकरण का निगमन कैसे करते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं अगर S निकालना है तो ये देखते हैं समलंब, क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब OA क्या होता है, CD का क्षेत्रफल अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, ये होता है हाफ, क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग क्या होता है, ये हो जाएगा AO प्लस क्या हो जाएगा DC, और गुना क्या हो जाएगा जितना दोनों का डिस्टेंस है OD, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं मेरे भाई, हाफ AO इक्वल टू कितना है, U प्लस क्या होता है DC कितना है, DC हमारा V है, और ये कितना है OD हमारा T है। अब क्या करेंगे कि T की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से हम लोग कर देंगे। तो अगर T देखेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U, क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, S इक्वल टू क्या कर देंगे 1, इसको क्या होता है ऐसे लिख लो, V प्लस U और मल्टीप्लाई बाई V माइनस U अपॉन A, ठीक है ना। तो अगर इसको 2AS इधर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, या फिर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तृतीय समीकरण भी हम लोग का निगमन हो गया, ठीक है ना, HP। तो आप इसे नोट डाउन जल्दी से कर लो। ये तीनों समीकरण का मैंने ग्राफी विधि से तीनों समीकरण का निगमन मैंने करा दिया। आई होप कि आप ये ग्राफी विधि से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे हम लोग कि कलन विधि से गति के तीनों समीकरण का हम लोग निगमन कैसे करते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। अब देखते हैं मेरे भाई कि हम लोग का फर्स्ट देख लिया, ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन हमने कर लिया। अब देखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं, ठीक है ना। कौन से विधि से देखेंगे मेरे भाई, कलन विधि से। कौन से विधि से, कलन विधि से। कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, अगला देखना कलन विधि से गति के समीकरण। तो हम लोग प्रथम समीकरण का निगमन कर रहे हैं भाई मेरे, क्या, प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक है ना। प्रथम समीकरण का निगमन यानी कि हम लोग त्वरण से, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन यानी कि dv अपॉन dt होता है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, सॉरी, कि a इक्वल टू क्या हो जाता है, dv अपॉन dt। तो क्या करते हैं, dv को इधर भेज दो और a इंटू dt हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या कर देंगे आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, करने पर। अब देखो यहाँ पे ये समाकलन का निशान है u v और इक्वल टू a बाहर हो जाएगा मेरे भाई।
क्योंकि कांस्टेंट है dt 0 से t गया, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा v और ये u और v इक्वल टू a और इधर हो जाएगा t और t माइनस टी 0, तो इधर हो जाएगा v माइनस यू और इधर क्या हो जाएगा a t माइनस 0, तो इधर v माइनस यू इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा a t, तो v बराबर u प्लस a t हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट समीकरण का हमने एच पी प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रथम समीकरण हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम द्वितीय समीकरण देखते हैं मेरे भाई। द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है, निगमन। अब इसको कैसे कर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे द्वितीय समीकरण का निगमन। तो देखो, तो ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ds अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt हो जाएगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ds इक्वल टू v dt। तो इसको आगे और सॉल्व अगर कर लेते हैं तो ds इक्वल टू क्या हो जाता है v इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाता है, ठीक है ना, ए टी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है भाई। अब क्या कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ds s0 इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ u dt, तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हमारा हो जाएगा 0 से t प्लस क्या हो जाएगा ये तो बाहर हो जाएगा t 0 से t, ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन तो कर लिया भाई मेरे। अब देखिएगा यहाँ पे s ये क्या हो जाएगा 0 टू s इक्वल टू u, इधर क्या हो जाएगा t से 0 प्लस ये क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा t से 0 हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा t से 0, तो इधर हो जाएगा s माइनस 0 और ये u, ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये u हमारा कांस्टेंट हो गया था, एक मिनट, u यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का काम करेगा भाई मेरे, ठीक है ना। u हमारा यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये dt 0 से t तक जाएगा, ठीक है ना। तो u इधर t 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u इधर हो गया t माइनस 0, ये हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा a अपॉन 2, इधर t स्क्वायर माइनस 0, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने द्वितीय समीकरण का भी निगमन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं तृतीय समीकरण का निगमन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक है। तृतीय समीकरण का निगमन ध्यान दीजिएगा। तृतीय समीकरण का निगमन हम लोग कैसे करते हैं, ये भी एक्सेलरेशन के माध्यम से करेंगे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt होता है, क्या होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख करके ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन ds इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि v मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई मेरे कि a इक्वल टू क्या होता है v इंटू dv अपॉन ds, ठीक है। तो इधर क्या कर लेते हैं भाई मेरे a ds इक्वल टू v dv। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो अगला देखिएगा यहाँ पे a तो कांस्टेंट हो गया, तो ds 0 से s
इक्वल टू वी डी वी, ठीक है ना, यू वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एस माइनस जीरो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एस जीरो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, और इधर क्या हो जाएगा यू वी। तो ये क्या हो जाएगा ए एस माइनस जीरो, और इधर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है ना। अब इधर क्या कर रहे हैं ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, इधर क्या हो जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे हमारा तृतीय समीकरण का निगमन हो गया भाई मेरे, ठीक है ना। एंड प्रूफ मैंने क्या कि ग्राफी विधि से हमने बता दिया कि ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने बता दिया कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। तो ये मैंने दोनों टाइप से बता दिया, और ये जनरली पेपर में पूछे ही जाते हैं हाफ ईयरली में। और अगर इनमें इन दोनों में से किसी एक विधि से आपसे 100% पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अगला दोनों बताने जा रहा हूँ ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला देखने वाले हैं मेरे भाई कि एक न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एक जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं। फिर यहीं तक हमारा 4 टॉपिक जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही, और 4 टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे, ठीक है। देखिएगा कि अब हम लोग देखते हैं कि एक न्यूटन को, तो देखो एक इन दोनों को हल करने के लिए ना भाई मेरे एक चीज़ जरूर याद रखना है। एक फार्मूला मैं दे देता हूँ फॉर, इसके लिए एक फार्मूला लगता है, क्या लगता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है ना। ये फार्मूला है मेरे भाई, यानी कि U1 ये क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की बीमा होती है। ये फर्स्ट वाले भौतिक राशि की बीमा होती है, ये सेकंड वाले राशि का, और ये भौतिक राशि का जितना मान दिया रहता है प्रथम का रहता है और द्वितीय का ये मान निकालना होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि एक न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं। एक न्यूटन को डाइन में बदलना, देखो बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना कैसे बदलते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, देखो यानी कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है। तथा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है मेरे भाई, डाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि MKS पद्धति में बल का विमीय सूत्र MKS पद्धति में बल की बीमा यानी कि U1 क्या दिया है मेरे भाई, U1 इक्वल टू, अब बल की बीमा क्या हो जाती है MLT⁻², तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है भाई मेरे। अब देखो सीजीएस पद्धति में बल की बीमा क्या हो जाएगी, U2 इक्वल टू M2L2T2 का स्क्वायर, ठीक है ना, T2⁻²। अब हमें क्या दिया है मेरे भाई,
देखो अब क्या होता है, हमें दिया क्या है 1 न्यूटन, यानी कि N1 की वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 1, और N2 बराबर पूछ रहा है, N2 बराबर वाट, ठीक है ना। तो यही वाला फार्मूला लगा दो, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा N1 मल्टीप्लाई U1 अपॉन U2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो N2 इक्वल टू ये कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा M1 L1 और T1 पावर -2 और अपॉन M2 L2 T2 पावर -2। ये क्या होता है, बल की बीमा होगी भाई मेरे। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इधर ऐसे कर लो कि M1 M2, ठीक है ना, और इनटू इधर L1 L2 ऐसे कर लो, और इधर T1 T2, ठीक है ना, पावर -2। अब क्या करो, इसको चेंज करो, देखो 1 है kg हो गया और ये ग्राम हो गया, कि देखो कि MKS पत्ती में जो मास की बीमा होती है वो kg में होती है, और CGS पत्ती में मास की जो बीमा होती है वो ग्राम में होती है, और ये कितना होती है मीटर में, ये होती है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं सेकेंड, और ये भी सेकेंड के पावर -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या कर लो 1000 ग्राम, यानी कि 10⁻³ ग्राम, ऐसे कर लो 3 ग्राम, और ये भी ग्राम हो गया। तो देखो, और ये 10⁻² सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², तो बोले तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻5 डाइन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई 10⁻5 डाइन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई बताओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 10�5 डाइन होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्या होते हैं, 1 जूल को अर्ग में बदल सकते हैं आप। बस क्या होता है, आपको कार्य की बीमा मालूम होना चाहिए। क्या होता है 1 जूल को अर्ग में बदलिए, अर्ग में बदलिए, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, M के जो बल होता है ना, जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, जूल होता है। तो देखो MKS पद्धति में क्या होता है, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। तो MKS पद्धति में कार्य की बीमा ऐसा लिख देंगे, कार्य की बीमा कितना हो जाता है मेरे भाई, ये U1 इक्वल टू क्या हो जाता है ML² की पावर -2, ये हो जाता है 1 डाल लो। और CGS पद्धति में कार्य की बीमा कितना हो जाता है U2 इक्वल टू M2 L2 T2 और -2, ठीक है ना भाई मेरे। N1 हमारा दिया है कितना 1, N2 इक्वल टू वाट पूछ रहा है, ठीक। तो अब हम यही फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, N1 क्या लगाएंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब देखो N2 इक्वल टू क्या कर देंगे N1 U1 अपॉन U2, ये हो जाएगा। यहाँ जैसे ही फार्मूला लगाते हो मेरे भाई N2 1, और ये क्या हो जाएगा M1 इधर M2, और इधर L1 L2 का होल स्क्वायर, ये T1 T2 के पावर -2, ठीक है ना। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है kg हो जाएगा, और ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है, और ये मीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर पावर 2, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है ना, ये कट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू 10⁻3, और इधर क्या हो जाएगा भाई मेरे 10 के पावर 2 का स्क्वायर। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻3 गुना 10⁻4, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻7 अर्ग हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी कि अब देखिएगा कि हमने देखा दिया 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं भाई मेरे, 7 अर्घ, 10 घाते 7 अर्घ होते हैं, कितना 10 की पावर 7, और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू की पावर 5 डाइन होते हैं। ये पेपर में भाई मेरे 100%